गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। आज का टॉपिक एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। अब हम थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और टुडेज टॉपिक इज फाइलम एस्केलेहेलमिन्थेस ऑफ क्लास 11th एनिमल किंगडम चैप्टर। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख रखी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एस्केलेहेलमिन्थेस they are derived from the two words ascos and helminths means bladder worms। ascos का मतलब क्या है कि they are basically bladders and helminths means worms, so they are bladder worms। और यह बहुत ही another एक important character कह सकते हैं, it is regarded as superphylum। और इसी सुपरफाइलम के अंडर बहुत सारे सब फाइलम्स आते हैं, चाहे वो रोटीफेरा हो, चाहे वो निमेटोफोरा हो, नेमेटोडा हो, सो गैस्ट्रोट्राइका है, काइनोरिंका है। तो ये 5 सब फाइलम्स आते हैं, लेकिन हमने जो इसमें से पढ़ना है ना वो है नेमेटोड्स। नेमेटोड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो चलिए हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं एस्केलेहेलमिन्थेस, जिनको बेसिकली राउंड वर्म्स भी कहा जाता है या ब्लैडर वर्म्स भी कहा जाता है। और कई बार हम इसी में पढ़ लेते हैं, कई बुक्स में अगर देखा जाए तो वी राइट इट एज नेमेटोड्स। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फाइलम, सब फाइलम। नेमेटोड की अगर बात की जाए ना तो इसी के कैरेक्टर्स लगभग सेम कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एस्केलेहेलमिन्थेस में या नेमेटोड्स में हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं। क्या है इनके कैरेक्टर्स? सो द कैरेक्टर्स आर, देखिए अब हम थोड़ा सा जल्दी लेंगे कैरेक्टर्स को। अब मैं पॉइंट वाइज थोड़ा सा हम कम लिखेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आप सीरीज देखें तो एकेडमिक्स में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब हम बात करेंगे क्योंकि अब सिलेबस भी हमने नवंबर तक खत्म करना है, तो थोड़ा स्पीड अप प्रोसेस करेंगे जूलॉजी के खास तौर पर। देखिए कैरेक्टर्स क्या है। कैरेक्टर्स में अगर बात की जाए तो इनकी बॉडी, अगर हैबिटेट, चलिए सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट जो है ना, हैबिटेट में सबसे पहली चीज आ जाती है कि मोस्टली ये पैरासाइट्स हैं, कुछ फ्री लिविंग्स भी है, लेकिन यहां हम कह सकते हैं कि मोस्टली पैरासाइट्स हैं। और अगर पैरासाइट्स होंगे तो इनका नेचुरली दे आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट। दूसरी चीज, फ्यू आर फ्री लिविंग्स, कुछ फ्री लिविंग्स भी हैं। और अगर फ्री लिविंग की बात करेंगे तो फ्री लिविंग में हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। क्लियर है? यानी ये फ्रेश वाटर भी, मैरीन भी, और इसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी है, लैंड फॉर्म्स भी है। तो ये इनका हैबिटेट है। अब दूसरी बात जब हम करते हैं, हम कुछ कैरेक्टर्स को कंबाइन करेंगे। जैसे अब बॉडी फॉर्म हमने पढ़ा था, तो बॉडी फॉर्म में देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप पढ़ने जा रहे हैं, एक चीज जो समझने वाली बात है वो है इनकी बॉडी फॉर्म में। ब्लैक से ही लेते हैं, ये ठीक रहेगा। देखिए हम एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं एस्केरिस। तो जब हम एस्केरिस में देखते हैं ना, तो यहां देखिए एस्केरिस में देयर इज ए कर्व इन द बॉडी इन द मेल एस्केरिस। अगर आप मेल एस्केरिस की बात करें ना, तो इसमें देखिए आप एक कॉमा जैसा कर्व नजर आ रहा है, और इसी के टॉप मोस्ट एंड पर आपको क्या दिखाई देगा? देयर इज अ माउथ। दिस रेड कलर इज माउथ, और यहीं पर आपको एक्सक्रीटरी पोर भी दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि डिफरेंट रहे। और इसके साथ साथ यहां पर आपको देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, देयर इज ए क्लोका। मेल्स में क्लोका प्रेजेंट है, हम इसकी भी कैरेक्टर्स की बात करेंगे। और इसी क्लोका से क्या अराइज होते हैं? 2 कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स which are known as pineal setae। तो ये अगर देखा जाए तो ये बेसिकली मेल एस्केरिस है, और इसकी पहचान ही यही है कि इसकी बॉडी जो है अगर पोस्टीरियर एंड से कर्व्ड होती है। और अगर फीमेल की बात की जाए ना, तो फीमेल में देखो क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि फीमेल में भी बॉडी इनकी दोनों एंड से पॉइंटेड होती है अगर देखी जाए, लेकिन ये स्ट्रेट होती है, बॉडी इसकी स्ट्रेट है।
स्ट्रेट बॉडी दिखाई दे रही है, आप देखो। और सबसे बड़ी बात है, अगर दोनों की लेंथ में फर्क देखा जाए तो ये काफी बड़ी होती है। फीमेल इज स्लाइटली बिगर देन द मेल, ये भी ध्यान देने वाली बात है। सिमिलरली यहां पर भी माउथ होगा, माउथ यहां भी है बिल्कुल ऐसे ही, और एक्सक्रीटरी पोर भी यहां प्रेजेंट होगा, यही इसी के बराबर में बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा नीचे वेंट्रल साइड पर। और इसके साथ साथ यहां पर क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज दिखाई देती है, वो है फीमेल जेनाइटल पोर, ये रेड कलर में फीमेल जेनाइटल पोर हम अभी लेबल करते हैं। इसके बाद नीचे आ जाता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ, यहां पर हम इस कलर से ले लेते हैं, दिस इज एनस, हम यहां पे। तो आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये है मेल और फीमेल एस्केरिस का। तो जहां से हमें बॉडी फॉर्म क्लियर हो सकती है ना, जहां से हमें एक्चुअली क्या है कि बॉडी फॉर्म क्लियर हो सकती है। अब देखो, लेबल कर लेते हैं ताकि जल्दी से हम इस फाइलम को खत्म करें। सबसे पहले जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, दोनों का माउथ दिखाई देगा, मैं कलेक्टिवली लेबल करूंगा और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये माउथ है अगर देखा जाए तो। इसी के साथ यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, दोनों पॉइंटेड है, ये अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी पोर्स है, एक्सक्रीटरी पोर्स है, बिल्कुल क्लियर है, आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद फिर आ जाता है, यहां पर एक सेपरेट चीज आती है फीमेल्स के पास, देयर इज सेपरेट फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर आपको दिखाई देगा। और इसके बाद यहां पर ग्रीन में जो आपको यहां दिखाई देगा, दिस इज क्लोका। मेल्स में एनस नहीं है प्रेजेंट, देयर इज अ अपर्चर, देयर इज स्पेस नोन एज क्लोका होती है। हम इसकी करेंगे कोऑर्डिनेट्स में बात। तो क्लोका बेसिकली अपर्चर है, और यहीं से अराइज होते हैं मेल्स में ये दो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, पीनियल सीटे, पीनियल सीटे कहा जाता है। मैं इसको थोड़ा सा एरो दे देता हूं, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद यहां पर अगर फीमेल्स में देखा जाए, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनस। सो दिस इज फीमेल एस्केरिस एंड दिस इज मेल एस्केरिस स्पीशीज lumbricoids। तो अब हम इसी स्ट्रक्चर को लेकर ना, जैसे कि मेरी आदत है कि इसी स्ट्रक्चर को लेकर हम क्या करेंगे कि इसी स्ट्रक्चर को लेकर हम पूरे का पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं। चलिए, अब अगर हम बॉडी की बात करें, अब मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा, सीधे हम चलते हैं। बॉडी की बात करें तो सॉफ्ट है, देखिए सॉफ्ट बॉडी होती है, लंबी है, एलोंगेटेड है। इसके साथ साथ आप देखिए सिलिंड्रिकल बॉडी दिखाई दे रही है आपको, और एक चीज तो दिखाई दे रही है, टेपरिंग एट बोथ एंड्स, टेपरिंग एट बोथ एंड्स। टेपरिंग का मतलब क्या है, पॉइंटेड। आप देखिए दोनों एंड्स पर क्या है, आप देखिए किसी भी तरह से पॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, तो क्लियर है, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है, तो हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम से। तो देखो, मैं शुरू से कहता हूं कि अगर आपने कोई भी फाइलम करना है ना, तो फाइलम में आप क्या कीजिए कि डायग्राम ड्रॉ कीजिए, साथ साथ ड्रॉ कीजिए। ये कैडविक्स की डायग्राम है, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। अगर कोई भी बायो का क्वेश्चन है ना, मुझे नहीं लगता कि बिना डायग्राम के वो पूरा हो सकता है, एक्सेप्ट अगर मार्क्स के हिसाब में देखा जाए 5, 4, 3 मार्क्स, तब तक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। मैं कहता हूँ 2 में भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अब इसके बाद जब आप देखते हैं ना, हम इनको राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं। देखिए, अगर हम इसकी एक सेक्शन लेना, क्रॉस सेक्शन ले, तो क्रॉस सेक्शन में जब हम इसकी ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं ना, तो वहां ये अगर जब सेक्शन लेते हैं, इट अपीयर राउंडेड, इसीलिए इसे राउंड वर्म्स, एस्केलोहेलमिन्थेस आर आल्सो नोन एज राउंड वर्म्स।
इन्हें राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। और राउंड वर्म्स क्यों कहा जाता है मैंने अभी कह दिया, ड्यू टू क्रॉस सेक्शन। इसकी क्रॉस सेक्शन के वक्त जब आप देखते हो इट अपीयर्स राउंड एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राउंड वर्म्स। अब हम बात करते हैं इसके कुछ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कलेक्टिव ले लेते हैं। अगर आप इसकी सिमेट्री देखो तो सिमेट्री यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर्स 3 होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो प्रिमिटिव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये मेरे साथ साथ लिखने का मतलब भी क्या है कि हम थोड़ा सा, हमारी कंसंट्रेशन बनी रहती है। हमें ये पता लग गया कि हमने ये तीनों पॉइंट्स इकट्ठे ले लिए, चाहे वो बाइलेटरल का हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट देखा जाए तो प्लेटिहेल्मिन्थेस की तरह ही है। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट थोड़ा सा अब बढ़ते हैं हम, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेगमेंटेशन की। तो आप ये याद रखिए कि सेगमेंटेशन जो है ना वो यहां एब्सेंट है। किसी तरह की सेगमेंटेशन यहां नहीं पाई जाती है, तो सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। अनदर इंपॉर्टेंट, और यहां पर बेसिकली सेगमेंटेशन दिखाई भी नहीं दे रही। हाँ, सिविलाइजेशन की बात करें, हालांकि वो क्लियर नहीं होती है, इट इज नॉट डिस्टिंक्ट, हेड इज नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट विजिबल, लेकिन माउथ प्रेजेंट होता है। तो सिविलाइजेशन भी जो है वो क्लियर नहीं है। जब सिविलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो यहां क्या है, सिविलाइजेशन में हेड जो है हमें विजिबल नहीं होता, तो इसका मतलब सिविलाइजेशन क्लियर नहीं है। तो हेड इज नॉट विजिबल, विजिबल तो नहीं है, लेकिन क्या विजिबल है? अगर आप डायग्राम में देखो तो क्या विजिबल है? राइट, इट इज माउथ। आप देखिए माउथ जो है आपको एंटीरियर एंड पे नजर आएगा, एंटीरियर एंड पे आपको माउथ नजर आएगा, और इसीलिए, और पोस्टीरियर एंड पे आपको एनस और क्लोका दिखाई देगा। तो ये चीज आपको क्या दिखाती है कि सिविलाइजेशन है लेकिन क्लियर नहीं है, माउथ क्लियर नहीं है, माउथ जो है एंटीरियर एंड पे है, हेड इज नॉट विजिबल। तो ये चीजें अगर देखा जाए तो हेड ऐसा तो नहीं है टेपवर्म की तरह आपको, जैसे वहां हमने स्कॉलेक्स और हेड बनाया था, हुक्स एंड सक्कर्स बनाई थी, रोस्टेलम बनाया था, तो ऐसा यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, हेड विजिबल नहीं है, एक प्रॉपर नहीं है। हाँ, माउथ जरूर है, तो ये हम सिविलाइजेशन में कह सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे हम चल पड़ते हैं कि हमारे पास यहां पर अब अपेंडेजेस है, रिमेंबर नो अपेंडेजेस। तो यहां ये भी एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अपेंडेजेस एब्सेंट, अपेंडेजेस एब्सेंट। क्लियर? तो एक और पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे जब हम बात करते हैं तो अब आ जाते हैं हम सिलोम पे आ जाते हैं। सिलोम की बात की जाती है क्योंकि सिलोम भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलोम की एक डायग्रामेटिक व्यू भी ले लेते हैं कि सिलोम कैसा है। मैं डायग्राम ड्रॉ करके ही रखूंगा क्योंकि सारा फाइलम ही इसी को देखकर जो है ना वो चलता है। जब हम सिलोम की बात करते हैं तो देखो सिलोम यहां पर ऐसा है, उसे हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोम, यानी फॉल्स सीलोम और सीडोसिलोम इज प्रेजेंट। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो ये जो सिलोम है ना, ये मेसोडर्म से नहीं बना है, ये मेसोडर्म की स्प्लिटिंग या पाउच फॉर्मेशन से नहीं बना है, यानी सिजोसील या एंटेरोसिलस नहीं है। ये कैसा सिलोम है कि इसे हम फॉल्स कहते हैं। कैविटी तो दिखाई देती है लेकिन इट इज नॉट राइंड, इट इज नॉट लाइंड बाय बॉडी वॉल। बॉडी वॉल ने इसको घेर कर नहीं रखा हुआ है। आप ट्रू सिलोम की मैं डायग्राम बनाऊंगा, जैसे ही अब ट्रू सिलोम आएगा, यहां नहीं बनाएंगे। यहां हम सीडोसिलोम में होता क्या है अल्टीमेटली, देखिए मेसोडर्म स्प्लिट नहीं हो रही है, सिंपल सी एक बात है। बनता किससे है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टोसील है ना, जो कैविटी है उससे बनता है, वो कैविटी है बेसिकली, और उसमें ही
वही कन्वर्ट होती है इनटू सीडोसिलोम एंड अल्टीमेटली उसके बीच में फ्लूइड भर जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सीडोसिलोम कैसा है, जो पेरिटोनियम से लाइन नहीं है, बॉडी वॉल इसके ऊपर लाइन नहीं करती है, ब्लास्टोसील ऑफ द एम्ब्रियो से अराइज है, तो कैसा होता है। देखो यहां हमें क्या दिखाई देती है, एक और पेन ले लेते हैं। यहां हम अगर देखा जाए तो सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा, ये एक लेयर दिखाई देगी। मैं छोटी सी एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और जहां पर ये एंडोडर्म है, क्योंकि रिवीजन, क्योंकि कई जो व्यूअर्स हैं जिनको कई बार बच्चे जब 10th से 11th में आते हैं तो बेसिकली रिवीजन जो है, मैं इसीलिए बार बार डायग्रामेटिक पार्ट लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो उससे लंबा हो जाता है। लेकिन ये है कि क्लियरेंस जो मेरी ये तो ऑनलाइन पे हम दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में भी इसी तरह से लंबा ही लेक्चर होता है और सिलेबस थोड़ा मेरा लेट ही खत्म होता है, जनवरी फरवरी तक हो सकता है ये खत्म हो, क्योंकि बॉटनी भी है वो भी लेना है, तो इट विल टेक टाइम। तो चलिए अब इसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक कैविटी बन जाती है। ये जो कैविटी है ना, देखो अब ये कोई उससे कैविटी लाइन थोड़ी ना हुई है, ये कोई मेसोडर्म की स्प्लिटिंग थोड़ी ना हुई है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं हुई है यहाँ, ये मेसोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, ये सिंपल एक कैविटी बनी है। तो ये चीज समझनी होगी हमें, क्लियर है, ये चीज हमें समझनी होगी। और इसके बाहर क्या आता है, इसके बाहर हमारी एक और लेयर आ जाती है, दूसरा पेन लेते हैं यार, ये लेयर आ गई बाहर वाली, ये थोड़ी सी लेयर आ गई। और इस लेयर को देखें तो यहाँ क्या है, ये बाहर वाली लेयर आ गई जिसको हम एक्टोडर्म कहेंगे, एक्टोडर्म आ गई, ये देखिए एक्टोडर्म बन रही है, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, अब ये बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली लेयर क्या आ जाती है, एक्टोडर्म, ये हमारी एक्टोडर्म है, ट्रिप्लोप्लास्टिक तो है तभी तो हमने शुरू में कहा, अब ये एक्टोडर्म है। और इसी के बीच में आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये रेडिश कलर, ये आपकी एक मसल लेयर है। चलिए इसको भी कर देते हैं, यानी ये मसल लेयर है और इसको ले लेते हैं मसल लेयर, मीजोडर्मल मसल लेयर कहेंगे। और इसके बाद ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, एक कैविटी अपीयर होगी, ये कैविटी अपीयर है जो पूरी ब्लैक में आपको मैं डॉटेड कर रहा हूं। दिस इज अ कैविटी विच इज फॉर्म, जो अगर देखा जाए, क्या ये मीजोडर्मल जो मसल लेयर है, क्या ये स्प्लिट हुई, नहीं, ये तो स्प्लिट ही नहीं हुई, ये तो बाहर चलेगी। वो जो ब्लास्टोसील थी उसने थोड़ा सा इसको धकेल दिया बाहर, और हुआ क्या कि ये धकेलने की वजह से अंदर क्या हुआ, एक फॉल्स, एक झूठी कैविटी, एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्पेस है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, डेट इज सीडोसिलोम, ये सीडोसिलोम है। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या ये पेरिटोनियम से लाइन है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अंदर से ये क्या, अगर देखा जाए तो अंदर से क्या देयर इज विसरल पेरिटोनियम है या विसरल मेसोडर्मल लेयर है, विसरल मेसोडर्मल लेयर भी नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर है भाई, इसका मतलब क्लियर है कि ये क्या है, यहां पर ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है ये है एंडोडर्मल लेयर से लाइन है। तो क्या कभी अगर देखा जाए तो क्या सिलोम एंडोडर्मल लाइनिंग से उसकी लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग कभी नहीं होती। सो ये एंडोडर्म है, तो इट इज लाइंड बाय, ये जो सीडोसिलोम है इसको हम सिलोम क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इट इज नॉट लाइंड बाय विसरल मेसोडर्म, इट इज लाइंड बाय एंडोडर्म। और बाहर से ये जो लाइनिंग होती है ये पैराइटल मेसोडर्म की होती है। हम बात करेंगे, ये बड़ा डिटेल सा टॉपिक है तो इसको कंफ्यूज नहीं करें, हम सिंपल सा ये एक वर्ड याद रखें कि ये एक ऐसी कैविटी है जो बेसिकली इट इज नॉट लाइंड बाय द पेरिटोनियम लेयर। बाहर से ये पेरिटोनियम लेयर से बिल्कुल नहीं लाइन है, इसके बाहर मेसोडर्मल लेयर है,
तो ये सिंपल सा फंडा याद रखें। और इसके बाद यहां पर ये जो इंटरनल है, दिस इज द गट, या एम्ब्रियोनिक गट कह सकते हैं, या डाइजेस्टिव गट कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। सो डाइजेस्टिव गट है। तो सिलोम देखिए, अगर देखा जाए नॉट प्रेजेंट, सीडोसिलोम है। और इसी कैविटी के अंदर होता क्या है, अगर इस कैविटी के अंदर देखा जाए तो देयर इज प्रेजेंट फ्लूइड कॉल्ड हाइड्रोलिम्फ। हाइड्रोलिम्फ प्रेजेंट है, विच इज अ फ्लूइड प्रेजेंट। वो बेसिकली काम क्या है उसका, सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स। तो ये याद रखिए कि थोड़ा सा इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको, तो ये ध्यान रखिए भाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बड़ा डिटेल था, लगता तो सिलोम यही है, कहते हैं लाइंड बाय मेसोडर्म, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, तो चलो जी हो गया। नहीं, इसकी अगर आप टेक्निकलिटीज देखिए, अगर हायर लेवल पे देखें, ग्रेजुएशन लेवल पे देखें, तो बहुत वास्ट टॉपिक है। अब सिलोम के बाद आता है बॉडी लेयर्स की बात कर लेते हैं। जब बॉडी लेयर्स की बात आती है तो यहां पर सबसे पहले आउटर क्या है, क्यूटिकल है। और क्यूटिकल भी जो है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए टफ प्रोटीन विच इज नोन एज स्क्लेरोप्रोटीन। टफ प्रोटीन है, स्क्लेरोप्रोटीन की बनी है। उसी के अंदर आपको क्या दिखाई देगी, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस। एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस की दिखाई देगी। और ये एपिडर्मिस भी कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएट, सिंसिटियल जिसे हम कहते हैं, सिंसिटियल, जहां सेल की बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती है। बेसिकली होता तो सेल ही है सिंगल, लेकिन उसके साथ जो सेल्स होते हैं उसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती, जिसकी वजह से वो मल्टी न्यूक्लिएट सा दिखाई देता है। सो एपिडर्मिस है। उसके बाद देयर इज ए मसल लेयर। मसल लेयर भी है, वो देखिए दिखाई दे रही है यहां मसल लेयर। और ये क्या है, मसल लेयर कैसी है, यहां तीनों तरह के मसल नहीं है जैसे प्लेटिहेलमिन्थेस में थे। यहां सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको दिखाई देंगे, यहां सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई देंगे। तो ये क्या है, दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स इन ब्रीफ अबाउट द बॉडी लेयर्स। अब हम बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में सबसे पहले हम नेचुरली पहला फंक्शन ही ले लेते हैं। जब वो बात करते हैं हम डाइजेशन की, तो देखिए डाइजेशन यहां पहली तो बात है कंप्लीट है। मैं कंप्लीट क्यों कह रहा हूं, डायग्राम में दिख ही रहा है, इसीलिए मिटाया नहीं है। माउथ भी है और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको क्लोका भी दिख रहा है, और यहां पर अगर फीमेल्स पे देखा जाए तो एनस भी दिख रही है। तो दो पोर्स हैं, इंजेशन के लिए अलग है, इजेशन के लिए अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पर आपको माउथ दिखेगा ही दिखेगा, आपको यहां माउथ दिख रहा है। इसके अलावा आपको एक मस्कुलर फेरेंक्स भी दिखेगा, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं पॉइंट, ताकि देखिए एक तो आपको इंटीरियर माउथ दिख रहा है, आपको मस्कुलर फेरेंक्स भी है इसमें, जो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा देयर इज स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल भी है, नॉन मस्कुलर एलिमेंट्री कैनाल है, ये नॉन मस्कुलर है, एलिमेंट्री कैनाल है, एंड क्लोका और एनस। तो आप देखिए कंप्लीट हुआ कि नहीं, कंप्लीट तो हो गया। यहां पर माउथ है इंजेशन के लिए, इजेशन के लिए ये पार्ट हमारे पास पड़ा है। तो सिंपल सा अगर देखा जाए तो सेमी डाइजेस्टेड फूड ही ये रहता है, पैरासिटिक है, नेचुरली मोस्ट पैरासाइट्स है, तो होस्ट से ही न्यूट्रिशन लेंगे, क्लियर है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल है। देखो आप समझने वाली बात, सेमी डाइजेस्टेड क्यों कह दिया मैंने, पहले में मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर टेपवर्म में देखा जाए तो उसमें तो एलिमेंट्री कैनाल होती ही नहीं है, और अगर नहीं होती है तो वहां मैं कहता हूं प्री डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, यहां मैं कह रहा हूं सेमी डाइजेस्टेड लेते हैं। तो समझने की बात है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की, यहां कुछ है भाई, समझे मेरी बात। तो ये चीज समझने वाली है, ये चीज समझने वाली है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम पर।
और नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन की जब बात करें, चलो थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अब डायग्रामेटिक रहने देते हैं इस साइड, क्योंकि डायग्राम से थोड़ा लगता भी है कि कुछ चल रहा है ना, कुछ एक्टिविटी हो रही है, बार बार हम देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें आएंगी जो डायग्राम से हमें देखनी पड़ेंगी। अब कैसे ले लेते हैं, अब इसके बाद छोड़ो, अब इसके बाद हम ले लेते हैं रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन की जहां तक बात है ना, तो रेस्पिरेशन पैरासाइट्स में अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन एनारोबिक है, एंड जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी अगर देखा जाए तो इट ऑकर्स थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी, जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। और अगर पैरासाइट्स की बात की जाए तो पैरासाइट्स में क्या है, देखो पैरासाइट्स नॉर्मली वो क्या शो करते हैं, दे शो एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये चीज ध्यान में रखना, पिछली बार भी मैंने कहा था और इस बार भी कह रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना। कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार। मैंने देखा, मैं नहीं ये कहता कि मेरे बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे भी पढ़ाने की वजह से क्लियर हुए हैं। पिछले 21-22 साल से पढ़ा रहे हैं, और शुरू में जब पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था और आज क्या पढ़ा रहे हैं, और अगले साल भी ये लेक्चर रिपीट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यही लेक्चर रहने दूंगा, अगले साल फिर से यही लेक्चर रिपीट होगा। हर साल सिलेबस में मॉडिफिकेशन होती है और मेरे लेक्चर में हमेशा मॉडिफिकेशन होती ही रहेगी, कभी एक जैसा लेक्चर नहीं होता है। सो उसके बाद जब हम सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं तो देखो सर्कुलेशन भी एब्सेंट है। मैं फिर से कहूंगा सर्कुलेशन भी क्या है, इट इज एब्सेंट। लेकिन सर्कुलेशन तो होती है भाई, होती तो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल तो होती है। तो मैंने क्या कहा था, हाइड्रोलिम्फ। हाइड्रोलिम्फ जो है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ materials in the body of the Aschelhelminthes, ये करता है। तो ये भी ध्यान में रखनी चीज है। इसके बाद हम ले लेते हैं एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सक्रीशन जो है वो होती है स्पेशलाइज्ड इंट्रासेलुलर कैनाल्स की वजह से। इंट्रासेलुलर कैनाल्स होती हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स भी हैं। एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स है, जैसे यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम मैं लिखने वाला हूं, रेनेटिक ग्लैंड्स। ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और इवन इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ना ऑस्मोटिक बैलेंस, इनका फंक्शन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्मोटिक बैलेंस। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी में हम पढ़ाई कर ही क्यों रहे हैं क्योंकि हमें कुछ हमारा गोल है। कहते हैं ना, ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर नथिंग। फोकस होना बड़ा जरूरी है। तो यहां हम जो ड्रीम ले रहे हो ना, मैं भी एक ड्रीम के साथ पढ़ा रहा हूं, और एक फोकस है, एक गोल है, और वो गोल पूरा करके रहेंगे, आप भी और मैं भी मिलकर करेंगे। अब यहां क्या आ जाता है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स के साथ साथ यहां पर कुछ एच शेप्ड कैनाल्स भी होती है। तो यहां क्या है, एक्सक्रीशन के लिए आपको ये ऑर्गन्स मिल सकते हैं। इंट्रासेलुलर कैनाल्स भी हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होती हैं एक्सक्रीटरी डक्ट के साथ, सीधा एक्सक्रीटरी पोर से मटेरियल बाहर निकलता है। ये रेनेटिक ग्लैंड्स भी होते हैं जो ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, एंड इवन एच शेप्ड कैनाल्स आल्सो प्रेजेंट। सो ये क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली
एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। और एक्सक्रीशन क्या कर रहे हैं, मोस्टली अमोनिया होता है। देखिए जाए, अमोनिया इज द मोस्टली क्या, अमोनिया ही होता है। अमोनिया इज द नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन एक चीज यहां से फिर से एक्सेप्शन की बात करूंगा। जब हम एक्सेप्शन की बात करता हूं तो मैं रेड से लिखेंगे, वो क्या है, एस्कैरिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्कैरिस क्या करता है, इट एक्सक्रीट्स बोथ यूरिया एंड अमोनिया डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एनवायरनमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये चीज जानने वाली है। क्लियर, सबको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। एक्सक्रीशन के बाद अगर देखा जाए तो सेंसरी ऑर्गन्स भी इसके पास होते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं भाई, सेंसरी ऑर्गन्स इसके अल्टीमेटली बेसिकली माउथ वाले रीजन में होते हैं। जैसे देयर इज पेपिला, पेपिला आ गए, ये टेक्टाइल रिसेप्शन करते हैं। देयर इज एम्फिट्स, ये कीमो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से फेजविड्स होते हैं, ये भी एंटीरियर रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली ग्लैंडुलो सेक्रीटरी होते हैं। ग्लैंड से सेक्रीशन छोड़ी जाती है। इनके अंदर अगर स्टिमुलस जाता है तो ग्लैंड से सेक्रीन ग्लैंडुलो सेक्रीटरी है। देयर आर आई स्पॉट्स आल्सो फॉर फोटोसेंसिटिविटी, आई स्पॉट्स भी हैं फोटोसेंसिटिविटी के लिए, सेंसिटिविटी इसके लिए, फोटो सेंसेशन। तो देखिए यहां पर आपको अलग अलग तरह के सेंसरी ऑर्गन्स लाइक द प्लेटिहेलमिन्थेस आपको मिलते हैं। वहां टेंगो रिसेप्टर, रियो रिसेप्टर्स हमने देखे थे, तो यहाँ भी वैसे ही टेक्टाइल, देयर आर कीमो रिसेप्शन, देयर आर ग्लैंडुलो सेक्रेटरी, देयर आर फोटो सेंसिटिविटी, वहां भी आई स्पॉट्स थे। तो ये चीज, ये जो है ना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चल पड़ते हैं हम नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो नर्वस सिस्टम में यहां क्या है, देयर इज सर्कमसेंट्रिक रिंग, सर्कमफेरेंजियल रिंग है, जो बेसिकली ब्रेन का काम करेगी। इसके साथ साथ नर्व्स है, नर्व कॉर्ड्स है, ऑल ओवर द बॉडी पड़ी हुई है। देयर आर ऑल्सो कमिशर्स एंड कनेक्टिव्स। कमिशर्स हम जानते हैं, विच कनेक्ट द सेम न्यूरॉन, एंड कनेक्टिव्स आर विच कनेक्ट द डिफरेंट न्यूरॉन्स। तो कमिशर्स एंड कनेक्टिव्स भी हैं, यहां लिख देते हैं। तो अभी तो आप कमिशर्स की यही याद रखिए कि विच कनेक्ट्स द सेम न्यूरॉन्स, और कनेक्टिव्स विच कनेक्ट द डिफरेंट न्यूरॉन्स। तो ये सारा नर्वस सिस्टम है इसका। यानी यहाँ सर्कमफ्रेंजियल रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो है वो टॉप पे जो है वो ब्रेन का काम करता है। नर्व्स हैं, नर्व कॉर्ड्स हैं जो पूरी बॉडी में हैं, सेंसेशन देती हैं, और अल्टीमेटली कमिशर्स भी हैं, कनेक्टिव्स भी हैं जो आपस में जोड़ते हैं उसको। अलग अलग है ना, नर्व्स अलग अलग है तो उनको आपस में जोड़ने का काम भी तो करना है, तो कमिशर्स एंड कनेक्टिव्स करते हैं। तो इम्पोर्टेंट नर्वस सिस्टम है। देन इसके बाद अब बात करते हैं, हम उठा लेते हैं, अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की, फाइनल रिप्रोडक्शन की। और इसके बाद कुछ थोड़ा सा एक जो लास्ट में मैं चाहूंगा कि वही पार्ट कंप्लीट हो जाए जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं कंप्लीट इसको। अब देखो फिर आ जाती है रिप्रोडक्शन की बात। तो रिप्रोडक्शन में ये डायोशियस है, यानी सामने दिख रहा है कि मेल एंड फीमेल सेपरेट है। अगर आप देखो तो मेल्स क्या हैं, अगर आप
मेल्स को देखो, यहाँ मेल्स आपको कर्व्ड दिखाई देंगे, इनकी पहचान ही यही है, और इनके पास पीनियल सीटे होते हैं विच आर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स। और अगर फीमेल की जाए तो लॉन्गर है, लंबी होती है, और सबसे बड़ी बात दोनों एंड इसके स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड तो यहाँ भी है लेकिन ये कर्व्ड है, यहाँ कर्व नहीं होता है, लंबा होता है। और अगर जब हम अपने बायोलैब में भी देखते हैं, स्पेसिमेंस देखते हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि मेल और फीमेल। कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं। डायशियस है, इसके साथ साथ यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, तो ये भी याद रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ये एब्सेंट तो इसका मतलब रीजनरेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगी क्योंकि इनके पास सेपरेट जेनिटल पोर है, सेपरेट इनके पास कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगी। और फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। और जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इसमें मोस्टली डायरेक्ट होती है, मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑल्सो फाउंड, इनडायरेक्ट रेयरली हम कह सकते हैं, रेयरली होती है। और यहां पर इन एस्केलोहेलमिन्थेस में और राउंड वर्म्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट साइंटिस्ट के लिए बना, वो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिली, एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या था? जहां पर बेसिकली क्या होता था, द नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियाई रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स they do not change, they do not change at maturity, at maturity पे यहाँ पर सेल्स और न्यूक्लियाई चेंज नहीं होते, वो उतने ही रहते हैं जितने हैं। मैच्योरिटी के बाद किसी तरह की चेंज नहीं आती। और इसका फायदा क्या हुआ यूटिली का? दिस फेनोमेनन इज नोन एज यूटिली। इट्स अ स्पेशल फीचर ऑफ एस्केलोहेलमिन्थेस। और इसका फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ रिवील्ड, साइंटिस्ट ने क्या किया? दे रिवील्ड द मैकेनिज्म ऑफ एजिंग। एजिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, अंडरस्टूड। इनके सेल्स को जब स्टडी करते हैं ना, दे रिवील्ड द मैकेनिज्म ऑफ एजिंग, ऑब्जर्वेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ एजिंग। तो ये क्या थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम था। अब यहां सामने एक डायग्रामेटिक व्यू है, बाकी तो डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, तो एक तो बनी हुई है। चलो, तो यहां हम कुछ चीजें जो सोचने वाली हैं, देखने वाली हैं, चलिए हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स और क्या डिजीजेस, क्योंकि पैरासाइट्स है, डिजीजेस तो कॉज करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर ये जो एस्केरिस आपको दिख रहा है ना, ये एक देखिए मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। हम बात करते हैं एस्केरिस को ले लेते हैं सबसे पहले। 2-3 एग्जांपल्स ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट लूंगा। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज जिएंट इंटेस्टाइनल हुकवर्म। जिएंट इंटेस्टाइनल, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, इंटेस्टाइनल हुकवर्म, हुक जैसी बनी हुई है, हुकवर्म है। अब देखो, यहां हमने कोई लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना, कोई इसकी कोई बहुत ज्यादा वो कहानी नहीं पढ़नी है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये बेसिकली, देखिए, अगर इसकी इन्फेक्टिव स्टेज देखी जाए, अगर इसकी इन्फेक्टिव स्टेज देखी जाए तो वो क्या है? वो है एम्ब्रियोनेटेड एग्स।
एम्ब्रियोनेटेड एग्स, जो बेसिकली मोल्टिंग के बाद बनते हैं। यहां पर जो पहला जो जुवेनाइल लार्वा बनता है ना, जो 10 से 14 दिन के बीच बीच में बनता है, जब एग्स एक्चुअली बेसिकली एग्स जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ जब बाहर आते हैं, तो वो एग्स सबसे पहले क्या होते हैं, दे शो मोल्टिंग प्रोसेस। उसके अंदर ही मोल्टिंग प्रोसेस होना, 14 दिन तक वो मोल्टिंग चलती है, और उस मोल्टिंग के दौरान देयर इज ए लार्वा, फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा बनता है। चलिए मैं लिख ही देता हूं। सो जो फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा बनता है, दैट इज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। और उसके बाद, उसके 10 दिन के बाद ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स बनते हैं। आफ्टर 10 डेज अनदर मोल्टिंग होती है। तो एक चीज, फिर एक करेक्टर जो मैं आपको बताना भूल गया कि इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब क्यूटिकल में हम कह सकते हैं क्यूटिकल शो मोल्टिंग, तो मोल्टिंग प्रोसेस होता है, शेडिंग ऑफ स्किन, तो शेडिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें मोल्टिंग की वजह से ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है ये हमें पता होनी चाहिए। दिस इज एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं। अब अल्टीमेटली कई बार क्या होता है कि जब ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स कंटेमिनेटेड फूड के साथ, वाटर के साथ बॉडी में फिर से जाते हैं, फिर से अपनी अंदर शेल्स टूटते हैं एंड वॉर्म्स आर लिबरेटेड, व्हाट हैपेंस देन? अब इंटेस्टाइनल की बात करें तो ये इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इंटेस्टाइनल हुकूमम कहा गया है। और इंटेस्टाइन में ये क्या करते हैं, दे कॉज, चलिए रेड से लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, डिसऑर्डर कॉल्ड एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस कॉज करते हैं। तो एस्कैरियोसिस में क्या होगा, एस्कैरियोसिस में नेचुरली इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो यहां पर एनीमिया, सबसे पहली बात कि ब्लड लॉस होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, एनीमिया हो जाता है। देयर इज appendicitis. Appendicitis means swelling of appendix. Then there is hepatitis. Then there is, अगर even मैं यहां लिख देता हूं, ब्रेन डैमेज। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, नॉर्मली ये ब्रेन में जाता नहीं है, बट कई बार ये लार्वा ना, एक जो इम्पोर्टेंट मैं एस्पेक्ट बताऊं इसका, कई बार ऐसा होता है कि ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है, दीज इन्फेक्टिव मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिजम्स और लार्वे, दे एंटर अनयूजुअल प्लेसेस। अनयूजुअल प्लेसेस क्या हो गई कि इंटेस्टाइन में जाना था, है ना, और चले कहां गए, ब्रेन में चले गए। कहते हैं ना, जाना था चीन और पहुंच गए जापान। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्होंने जाना कहा था, इंटेस्टाइन में, बट समटाइम्स माइग्रेट टू अनयूजुअल प्लेसेस लाइक ब्रेन। और ब्रेन में क्या करते हैं, अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम हैम्पर करेंगे, डैमेज करेंगे, एपिलेप्सी एंड फिट्स हो जाते हैं, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो अनयूजुअल माइग्रेशन होती है, दिस अनयूजुअल माइग्रेशन इज नोन एज, हम इसे क्या कहेंगे, इट इज नोन एज, फिर से रेड से लिख लेते हैं, इट इज नोन एज एबरेंट माइग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जा सकता है एबरेंट माइग्रेशन क्या है। तो एस्कैरियोसिस के बारे में हमें इतना ही पता होना चाहिए कि इसकी इन्फेक्टिव स्टेज एम्ब्रियोनेटेड एग्स है और इसकी फर्स्ट जुवेनाइल रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है। बाकी कॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स वो सब सेम है, वो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, एक और जो इंपॉर्टेंट पैरासाइट आपने यहां पढ़ना है, वो है
एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, जिसे हम कहते हैं ओल्ड हुकवर्म। चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं, छोटी सी, बस इतनी ही बात करेंगे। एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। अब ड्यूडिनेल का देखें तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पैरासाइट है। इट इज ए पैरासाइट, मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। मोनोजेनेटिक है और किसका पैरासाइट है? पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और इसे हम कहते हैं द हुकवर्म। इसको सिंपली हुकवर्म भी कहा जाता है। अब ये कॉज क्या करता है? पहले हम इसकी वो देख लेते हैं, हम इसकी देख लेते हैं द इन्फेक्टिव स्टेज। अब इन्फेक्टिव स्टेज क्या वो है? फिलेरिफॉर्म। फिलेरिफॉर्म लार्वा। तो ये याद रखिएगा कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? फिलेरिफॉर्म लार्वा है। बनता किससे है? रेप्टिफॉर्म लार्वा से ही बनता है। यहां भी क्या होता है, एग्स जो हैं जब होस्ट की बॉडी से एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर आते हैं तो उनको एक ऑर्गेनिक सॉइल चाहिए होती है और वहां पर ये लार्वा जो है फीड करता है, ग्रो करता है, मोल्टिंग करता है, रेप्टिफॉर्म बनाता है और उसके बाद फाइनली फिलेरिफॉर्म लार्वा बनाता है। अब देखो होता क्या है कि वो जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है तो वहां पर अगर कोई भी जो नॉर्मल ह्यूमन है, नॉर्मल इंसान है जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, हेल्दी है, वो कहीं बेयरफुट उस जगह पे चल, कई लोगों को नंगे पांव खेतों में काम करने की आदत होती है, किसान लोग करते हैं, हम भी कई बार चलते हैं, घास के ऊपर चलते हैं। तो होता क्या है, दिस फिलेरिफॉर्म लार्वा एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू पंचरिंग द स्किन। खास तौर पे अगर नंगे पांव हैं तो नंगे पांव ये हमारे फुट से बिल्कुल पंचर करके हमारी बॉडी पे चला जाता है और उस वक्त क्या होता है, एक स्वीयर इचिंग होती है। सो हियर व्हाट हैपेंस, इट एंटर्स द बॉडी बाय पंचरिंग। द बेयरफुट, यानी नंगे पांव हम जब चलते हैं उस वक्त ये पंचर कर देता है एंड कॉज स्वीयर इचिंग। और इतनी इचिंग होती है कि देखिए एक वूंड बन जाता है, इतनी इचिंग होती है कि वूंड, एंड अल्टीमेटली देयर इज अल्सरेशन। वो जगह बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, अल्सरेशन अराउंड वूंड, क्रैकिंग। सो वो पोर्शन ही खराब होना शुरू होता है। अल्सरेशन का मतलब है वो बेसिकली वहां से ऊजिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, क्रैकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि स्वीयर इचिंग होती है, देयर इज वूंड फॉर्मेशन एंड अल्सरेशन अराउंड द वूंड, एंड व्हाट इट कॉजेज ए वेरी वेरी डेंजरस डिसऑर्डर व्हिच इज नोन एज एंकाइलोस्टोमियासिस। एंकाइलोस्टोमियासिस, देखो एंकाइलोस्टोमियासिस के अगर देखा जाए तो ये क्या कॉज करता है, व्हाट आर द सिम्टम्स? तो सिम्टम्स क्या है? देखो यहां पर भी एनीमिया होता है। एक चीज होगी, अगर इंटेस्टाइनल है तो एब्डोमिनल पेन भी होगी। देखो होंगे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स ही, ये ध्यान रखिए, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स ही होंगे ऑलमोस्ट बराबर। डायरिया हो सकता, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, इयोसिनोफिलिया, excessive eosin, these eosinophils formation, ये हो जाती है। तो उसके बाद there is difficulty in breathing which is known as dyspnea, 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 p silent। so हम dyspnea क्या है,
इट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हम ऐसा लिख लेंगे, या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। तो देखिए यहां क्या है, दे आर ट्रीटेबल, लेकिन ऐसा होता है। सो अवॉइड वॉकिंग बेयरफुट ऑन ए सॉइल, क्योंकि कोई पता नहीं हो सकता कि वो सॉइल इज रिच फॉर्म infective larva of Ankylostoma duodenale, which is also known as, हम इसे क्या कहते हैं, ये Ankylostoma duodenale जो है बिल्कुल देखो सुई की तरह अंदर घुस जाता है। अंडरस्टूड? नाउ अब हम बात करते हैं another worm की जल्दी से, that is Enterobius. It is Enterobius vermicularis. अब Enterobius vermicularis, अब देखिए ये जो वर्म है ना, हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल है, इसका जो बेसिकली मेल होता है ना, मेल के पास जैसे वहां पीनियल सीटे थे, मेल हैज, यहां लिख लेते हैं कॉपुलेटरी बर्सा, कॉपुलेटरी बर्सा फॉर कॉपुलेशन। कॉपुलेटरी बर्सा इज प्रेजेंट इन द मेल्स, मेल्स में होता है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के पास क्या है, इट फीमेल्स है कॉर्डल स्पाइन, यही लिख देते हैं कॉर्डल स्पाइन होता है फीमेल्स के पास। तो ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब उसके बाद बात करते हैं एंटीरोबिकुलरिस की। तो देखिए ये जो पैरासाइट है ना, इट इज राइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, ना कि स्मॉल का। और इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो एग से सीधा वर्म्स निकलते हैं, ये बेसिकली होता क्या कि जब इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज में क्या होता है कि जो फीमेल है, जो एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस की फीमेल है, इट लेज एग्स इन द एनल रीजन। एनल रीजन में बहुत सारे एग्स देती है, और उसकी वजह से क्या होती है, देयर इज स्वीयर इचिंग इन द एनल रीजन और इन द जेनाइटल पार्ट्स, बहुत ज्यादा खारिश होती है, स्वेयर इचिंग। और इसी इचिंग की वजह से क्या होता है, देयर इज इन्फ्लेमेशन, वहां पर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोलन में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड अल्टीमेटली इन द जेनाइटल पार्ट्स भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, द डिसऑर्डर इज नोन एज it is enterobiasis. This disorder is known as enterobiasis. अब enterobiasis disorder में हो क्या रहा है, there is, मैंने कहा ना कि कोई भी अगर intestinal disorder होगा, intestinal disorder होगा, तो वो क्या होगा, वो वहां पर एब्डोमिनल पेन तो होगी। तो यहां पर देखिए एब्डोमिनल पेन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक हमने कह दिया कि देयर इज स्वेयर इचिंग इन द जेनिटल पार्ट्स एंड इन्फ्लेमेशन इन द जेनिटल पार्ट्स, इन्फ्लेमेशन इन द कॉलन। देन देयर इज डायरिया आल्सो, देखिए डायरिया भी है, इंसोम्निया है। नेचुरली नींद कहां से आएगी, इनएबिलिटी टू स्लीप है, और इसके साथ साथ इंटेस्टाइनल हेमोरेजेस होगी, इंटेस्टाइनल हेमोरेज, देखिए यानी ब्लीडिंग।
तो ये क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या आ रही है, इन्फेक्टिव स्टेज हमारे जो एग्स हैं, ये डायरेक्ट स्टेज है, इस पे किसी तरह का बेसिकली देखा जाए तो लार्वा नहीं बनता है। लेकिन अब होता क्या है कि फीमेल जो है वो एग सीधा 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 एनल रीजन में आके बहुत सारे एग्स दे देती है, बहुत सारे एग्स देती है, और उसकी वजह से इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। फीकल बैटल के साथ बाहर आएंगे, अल्टीमेटली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फिर से अंदर जाएंगे, बॉडी पे चले जाएंगे, एंड फाइनली फिर से एग्स लेइंग होगी, एंड देन अगेन the worms are formed. So enterobius vermicularis causes enterobiasis. और लास्ट जो वर्म आ जाता है, लास्ट वर्म हमारे पास क्या है, यहीं पे दे देते हैं, that is another filarial worm which is known as Wucheria bancrofti. Wucheria bancrofti, और इसलिए मैं कहूंगा it is also known as filarial worm। क्यों? क्योंकि ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेस, बहुत ये बड़ी बार पूछा जाता है, इट कॉजेस फिलेरियासिस, क्योंकि इसको फिलेरियल वर्म भी कहते हैं, फिलेरियासिस। इसे क्या कहा जाता है, फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहां क्या होता है, बेसिकली देयर इज स्टॉपेज ऑफ फ्लो ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फ्लो जो है खास तौर पे लोअर लिम्स पे, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द लिम्फ, लिम्फ डक्ट्स, लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और अल्टीमेटली देयर इज स्वेलिंग इन द लिम्फ्स, देयर इज स्वेलिंग इन द सक्रोटम। क्लियर? और अल्टीमेटली क्या होता है, इस तरह से पांव दिखाई देता है, देयर इज सीवियर पेन एंड इन्फ्लेमेशन, पेशेंट इज अनेबल टू वॉक, एम्प्यूटेशन भी करवाना पड़ सकता है, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। और इसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली मैं यहां लिख देता हूं, द लिम्स अपीयर लाइक एलिफेंट लिम्ब। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहां? इन द फ्लो ऑफ लिम्फ। क्लियर? ये क्लियर होना बड़ा जरूरी है। इसके बाद देखो, एक चीज जो शुरू में बतानी चाहिए थी, वो बेसिकली क्या थी कि ये पैरासाइट है कैसा। पैरासाइट इज, यहां पे ये पैरासाइट डाइजेनेटिक है, यानी इसके दो होस्ट हैं, इसके दो होस्ट हैं। मैं रेड से ले लेते हैं हम, ये डाइजेनेटिक है। अभी तक आपने मोनोजेनेटिक देखे, ये डाइजेनेटिक है। इसमें प्राइमरी होस्ट क्या है, ह्यूमंस या मैन, इसका क्या है, प्राइमरी होस्ट है। और अगर सेकेंडरी होस्ट की बात की जाए ना, तो सेकेंडरी होस्ट क्या है, इट इज क्यूलेक्स और एडीज, फीमेल मॉस्किटो। और इसके साथ साथ ये है हमारा सेकेंडरी। क्लियर? आई थिंक हाँ, एक और चीज, अगर हम फिलेरियासिस कह रहे हैं तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज का भी पता होना चाहिए, जैसे बाकियों की भी हमने कर ली है। तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, चलो यहां लिख लेते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज हमारी आ जाती है माइक्रोफिलेरिया। माइक्रोफिलेरिया। तो आई होप हमने नीट और एकेडमिक्स को ध्यान में रखकर ये सारे टॉपिक को कंप्लीट किया है। फिर से मैं देख रहा हूँ कि 36 मिनट्स का, यानी 60 मिनट का ये लेक्चर हो ही गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सपोर्ट, और लेक्चर को ज़रूर देखें, समझें,
ताकि और ज़्यादा आपको क्लियरेंस होगी। जब एक दो बार आप चीज़ देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाती है, ट्यूनिंग भी हो जाती है। तो जल्द ही कल एक और लेक्चर के साथ आएंगे। कल एक दो दिन में फिर से मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।